सुप्रभात छात्रों, हम पेपर नंबर 8 के बारे में देख रहे हैं। तो हिंदी काव्य लक्षण, इसमें रामदलिन मिश्र जो है, तो रामदलिन मिश्र जी ने साहित्य की या काव्य की परिभाषा इस प्रकार करने का प्रयत्न कर दिया है, जो कहते हैं जो हित के साथ वर्तमान में है वह हुआ साहित्य, और इसका जो भाव है वह हुआ साहित्य। तो ऐसे उन्होंने कहा। प्रेमचंद जी ने भी कहा। रामचंद्र शुक्ल ने तो जीवन यानी कविता यानी जीवन और जगत की अभिव्यक्ति माना है। मुंशी प्रेमचंद जी ने वे कहते हैं यानी मेरे विचार से साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। तो ऐसे उन्होंने अपने अपनी दृष्टि से विचार व्यक्त करने के प्रयत्न कर दिए हैं। गोविंद त्रिगुणायत जी ने तो बहुत बड़ी परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। सभी उसमें उन्होंने कल्पना, आनंद, सुख, कल्याण सभी तत्व जो है उन तत्वों का समाहित परिपाक इसमें हमें दिखाई देता है। साहित्य जीवन और जगत के गत्यात्मक सौंदर्य की वह भावमय झांकी है जिसके सहारे नित्य जीवन, आनंद और कल्याण का विधान होता है। यानी वे साहित्य जीवन और जगत का, मनुष्य समाजशील प्राणी है, इसी कारण साहित्य का संबंध उसके साथ हमें दिखाई देता है। इसी कारण वे कहते हैं साहित्य जीवन और जगत के गत्यात्मक सौंदर्य की वह भावमय झांकी है जिसके सहारे नित्य नवीन आनंद और कल्याण का विधान होता है। नित्य नवीन आनंद ही इसमें यानी आनंद जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे यानी डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी कहते हैं, त्रिगुणायत जी जीवन और जगत का संबंध सौंदर्य तथा शिव, आनंद तथा कल्याण और गतिमान का इनके साथ जोड़ते हैं। कविता के सभी तत्वों का स्पर्श करने वाली यह परिभाषा जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने जीवन और जगत का संबंध स्थापित करते हुए शिव, आनंद तथा कल्पना जो है उसका संबंध जोड़ने का प्रयत्न कर दिया है। यह महत्वपूर्ण डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी की जो परिभाषा है महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैनेन्द्र जो जैसे हम देखते हैं प्रगतिवादी लेखक माने जाते हैं और उसमें यानी फ्राइड के विचारों का काफी प्रभाव दिखाई देता है। ये मनोविश्लेषणवादी या मनोवैज्ञानिक लेखक माने जाते हैं। उनकी दृष्टि से कविता का काव्य के बारे में वे कहते हैं, मेरी दृष्टि से साहित्य को प्रगतिशील समाज का लिपिबद्ध व्यक्तिकरण मानते हैं। यानी वे प्रगतिशील समाज का लिपिबद्ध व्यक्तिकरण मानते हैं। प्रगतिवाद ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वे प्रगतिशील कवि है, प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। या मनोविश्लेषण या मनोवैज्ञानिक जो साहित्य जो है इसके पहले ना के बराबर था। ये जो है जैनेन्द्र जी ने हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक साहित्य लिखने का प्रयत्न कर दिया है। डॉक्टर गुलाब राय जी कहते हैं काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। तो यानी मानसिकता के साथ डॉक्टर गुलाब राय जी ने संबंध जोड़ने का प्रयत्न कर दिया है। मानसिकता यानी क्या? जैसे जिसे हम भावना कहते हैं, भावना को हम चित्रित करते हैं तो वही क्या साहित्य बनता है या काव्य बनता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। तो उन्होंने साहित्य की परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। वे कहते हैं कविता प्रतिभाशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। यानी पाठक या श्रोता जो है उस पर आनंदमयी प्रभाव डालते हैं। और उन्होंने मनोवेगों के बारे में कहा है। वे कहते हैं मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो। यानी गद्य जैसे गीति काव्य जो होता है, गीति काव्य में थोड़ा गद्य होता है फिर बाद पद्य होता है, उसका संक्षिप्त आशय बताया जाता है फिर उसका गद्य का
काव्य में रूपांतर किया जाता है, उससे मनुष्य को आनंद ही मिलता है। साहित्य का मुख्य उद्देश्य जो है मनुष्य को आनंद प्राप्त करना। इसी कारण क्या कहा जाता है, चाहे वह जो कृति है गद्यात्मक हो या पद्यात्मक हो। अंतकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतकरण की वृत्तियां जो है, मन में जो विचार आते हैं उन विचारों को हम लिपिबद्ध कर देते हैं, वह काव्यमय हो, गेयता से परिपूर्ण हो, उसे उन्होंने कविता कहने का प्रयत्न कर दिया है। द्विवेदी जी ने कविता को साहित्य का पर्याय मानकर उनके परिभाषाएं बनाई है, जो कई विद्वान कहते हैं कि ये ऐसा नहीं होता है। जितनी व्यक्तियां उतनी प्रवृत्तियां हमें दिखाई देती है। अलग अलग विद्वान अपने अपनी दृष्टि से काव्य की परिभाषा करने का प्रयत्न कर देते हैं। उसी तरह हिंदी के कई साहित्यकार हैं, उस साहित्यकारों ने भी परिभाषा बनाने का प्रयत्न कर दिया है। जैसे हम देखते हैं, जो छायावादी कवि जो है पंत प्रसाद निराला और महादेव वर्मा जो है, उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से काव्य की परिभाषा बनाने का प्रयत्न कर दिया है। जयशंकर प्रसाद जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। मुकुटधर पांडे को छायावादी काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन ये छायावादी कवि जो चार है, पंत प्रसाद निराला और महादेव वर्मा, इन्होंने प्रकृति का खुलकर चित्रण कर दिया है। प्रकृति के कुशल चितेरे ऐसे भी इन चार लोगों को कहा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। उसके लिए काव्य के लिए कोई विकल्प नहीं होता है, न वह विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान त्रिकालवादी कौन सी भी जगह हो वहीं पे सत्य होता है। लेकिन ये साहित्य जो है, साहित्य अलग होता है, उसके स्थान भिन्नता के अनुसार उसके अनुमान अलग निकलते हैं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से सोचता है। लेकिन यहाँ कविता जो है, कविता का विज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है और कविता वस्तुनिष्ठ नहीं होती। इसमें भावना का स्थान अनन्य साधारण होता है। विज्ञान में भावना को कोई स्थान नहीं होता है। महादेवी वर्मा कहती है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसे वैसे ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। कविता क्या है? कवि की विशेष भावनाओं का चित्रण है। कवि के मन में जो भावना निर्माण होती है उसका चित्रण कवि उसमें कर देता है और फिर वह चित्रण इतना ठीक होता है कि पाठक पढ़ते समय भी वह अपने को उस पात्र में पाता है। जैसे एकाध सिनेमा हम देखते हैं, एकाध समस्या पर होता है, तो मानो ऐसा लगता है वही जो कथावस्तु है उस सिनेमा की शायद हमारे ही परिवार की है, शायद हमारी ही है। तो जैसे ऐसे हम एकात्म हो जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। जो कवि के हृदय में, कवि के मन में भावना निर्माण होती है, उसी प्रकार की भावना अगर पाठक के मन में, श्रोता के मन में निर्माण होती है, वही कविता वे महादेव वर्मा कहती है कि यानी उसी प्रकार की भावना दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो, उसी प्रकार की भावना दूसरे के मन में निर्माण होती है। उदाहरण ले लीजिए, नाटक हम देखते हैं, रंगमंच पर नाटक खेलते हैं लोग। अगर उसी समय रंगमंच पर एकादा छोटा सा बच्चा है, वो रोता है, बिखरता है, जोर जोर से अपनी माँ को पुकारता है, कहीं उनकी माँ लापता हुई है,
और वो उसे पुकारता है। उसी समय उस प्रसंग को हम देखते हैं तो अपने आप स्त्री स्वभाव के अनुसार अब इस क्षण को, उस चित्रण को कई स्त्रियां देखती है या अबाल वृद्ध देखते हैं तो वे भाव विभोर हो जाते हैं। तो यही भावना है। इसी कारण कई बार यानी नाटक में ऐसे प्रसंगों को टाल दिया जाता है, लेकिन भावना यह महत्वपूर्ण है। तो ऐसे प्रसंग जो है तो उसी तरह उस बालक का क्रंदन देखकर पाठकों के मन में या दर्शकों के मन में जो भावना निर्माण होती है वही महत्वपूर्ण है। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, कविता यानी हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ऐसा वे कहते हैं। यानी हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी, यानी वाणी यानी भाषा किसे कहते हैं, मुख से उच्चारित, लेकिन उसे उस विचारों को वाणी देने का काम कवि कर देता है और वह यानी वे कहते हैं कि परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इसके बाद अंग्रेजी या पाश्चात्य काव्य लक्षण पाश्चात्य साहित्यकारों ने भी उसकी परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। इसमें यानी कई कोश है, कई विद्वान है, तो उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से कविता की परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है, पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ पोएट, यानी कवि का कार्य कला काव्य है। यानी जैसे कला कला के लिए, कला काव्य के लिए, कला उपयोगिता के लिए, ऐसे कला के बारे में कहा जाता है। तो वे कहते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा है, पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ पोएट, यानी कवि का कार्य कला काव्य है, एक विशिष्ट पद्धति से उसे लिखा जाता है। ऐसे ही मन में आया इसी कारण नहीं, उसके लिए भाषा कोमल कांत सुकोमल कांत पदावली में होनी चाहिए, उसमें अलंकार होने चाहिए, वक्रोक्ति होनी चाहिए, तभी वो क्या होता है, काव्य ही होता है, नहीं तो उसमें दोष परिपूर्ण रहते हैं। इसी कारण एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसे कहा गया है। फिर चेंबर कोश जो है यह एक ग्रंथ है, उसमें कहा, कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को यानी मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला यानी कविता है। यानी कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में, यह कल्पना का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। कल्पना यह जो है, कई लोग कहते हैं कि कल्पना ये महत्वपूर्ण है, जैसे कवि के पास भावयित्री प्रतिभा होती है, भावयित्री प्रतिभा के आधार पर ही कवि यानी कविता कर सकता है। तो यहाँ कल्पना की अनुभूति मानते हैं और कल्पना की अनुभूति से उत्पन्न जो विचार है वह मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला जो है उसे वे कहते हैं कि वह कविता है। इस परिभाषा में कल्पना, अनुभूति, विचार, मधुर शब्दों में अभिव्यक्ति आदि सभी जो यह काव्य के तत्व माने जाते हैं। ये काव्य के तत्वों का उन्होंने यहाँ विश्लेषण कर दिया है। ऑक्सफोर्ड कोश में कहा है, उत्तम विचार या भावों को छंदोबद्ध रूपों में उत्तम रूप से प्रकट करना कविता है। उत्तम विचार कौन से है ये ढूंढ पाना भी बहुत कठिन होता है, और उत्तम भावों को छंदोबद्ध रूप में प्रकट करना यह उनका कविता कहते हैं। यानी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, चेंबर कोश और ऑक्सफोर्ड कोश यह कोश है, इसमें उन्होंने सारे जो तत्व है उन तत्वों को समाहित करने का प्रयत्न किया है। और इसके बाद अरिस्टोटल जो है पाश्चात्य विद्वान है, अरिस्टोटल का अनुकरण सिद्धांत हम देखते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है, काव्य एक कला है और जिसका मूल तत्व अनुकरण है। यानी अनुकरण सिद्धांत अरिस्टोटल का अनुकरण सिद्धांत प्रचलित है, बहुत प्रिय है। अनुकरण जैसे मनुष्य अनुकरण से ही सब कुछ सीखता है। मनुष्य समाजशील प्राणी है और समाजशील होने के कारण वह एक दूसरे का अनुकरण करते ही
यानी कोई जीवन की हर एक घटना, हर एक प्रसंग हम अनुकरण से सीखते हैं। उदाहरण ले लीजिए, चारपाई है, तो चारपाई कैसे बनाई, यह तो चित्र हमारे दिमाग में होना चाहिए, फिर हम चारपाई बना सकते हैं। तो यह पलंग का उदाहरण देकर यानी अरिस्टोटल ने बताया है कि यह पलंग तो किसी ने बनाया होगा, लेकिन उसके पहले भी यानी किसी ने बनाया होगा, इसी कारण कलाकार ने उसको कर दिया, बना दिया है। अनुकरण अधूरा होता है, पूरा का पूरा अनुकरण कभी नहीं हो सकता है। हम किसी राजनेता की तरह बनने की कोशिश करते हैं, कोई अभिनेता हो, कोई अभिनेत्री हो, उसी की तरह हम बनने की कोशिश करते हैं, यह अनुकरण होता है। अनुकरण अंधानुकरण होता है। जैसे छोटा बच्चा है, वह अपने परिवार में अनुकरण के द्वारा ही सीखता है, वह चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। अगर परिवार में जो जो घटना घटित होती है, उसी को भी वह अनुकरण के द्वारा सीख लेता है। इसी कारण अनुकरण सिद्धांत जो है वो यानी अरिस्टोटल ने बताया है, वो सही माना जाता है। तो वे कहते हैं कि यानी कविता एक कला है जिसका मूल तत्व अनुकरण है और जिसकी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है। अरस्तु की ये परिभाषा काव्य के लेकर यानी कई लोग कहते हैं बहुत ही प्राथमिक है, बहुत ही प्राइमरी है, बहुत ही छोटी उसकी परिभाषा बनाने का प्रयत्न कर दिया है, ऐसे वे कहते हैं। यानी जैसे हम कहते हैं कई देशों में यानी पुराने काल में ऐसा कहा जाता था कि कवियों को दिन भर देखना, बाहर की कृतियों को यानी जैसे हम मानते हैं समाज को देखो, प्रकृति को देखो, रात भर उसे सोचो और प्रातः काल यानी ब्रह्म समय में उसे लिख दो, ऐसे कई नियम बनाए थे। यानी नियम बनाने से काव्य सृजन नहीं होता, लेकिन कई यानी जैसे जिस देश में हुकुमशाही होती है वही इन सारी घटनाओं का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे यानी दिन में देखना, रात में सोचना और प्रातः काल में उसे लिखित रूप में तैयार कर देना। इसी कारण बहुत सारे लेखक जो है, विद्वान जो है, वे यानी रात में सोचते हैं और सुबह सुबह उसे लिखकर पूरा कर देते हैं। तो ऐसे जो है उसकी प्राथमिक यानी अरिस्टोटल की जो काव्य परिभाषा है बहुत प्राथमिक मानते हैं। इसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड है। मैथ्यू आर्नल्ड ने कविता के बारे में कहा है, कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ऐसे कहते हैं। पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। जीवन की आलोचना यह कोई विशिष्ट लक्षण हो सकता है, यह तो ये काव्य की परिभाषा विशेषता मानी जाती है। पोएट्री क्या है, कविता क्या है, मूल रूप में जीवन की आलोचना है। जैसे प्रेमचंद जी ने कहा, उसी तरह मैथ्यू आर्नल्ड भी कहते हैं कविता यानी क्या है, कविता जीवन की आलोचना है। हडसन ने भी अपनी दृष्टि से साहित्य की परिभाषा या काव्य की परिभाषा बनाने का प्रयत्न कर दिया है। वे कहते हैं कि जीवन की व्याख्या कल्पना, भावना और मनोवेग के द्वारा होती है। इन तीनों का समन्वय करते हैं वे, और वे कहते हैं कि साहित्य में भावना होनी चाहिए, मनोवेग होने चाहिए और कल्पना भी होनी चाहिए। इन तीनों के संयोग से ही कविता बनती है। जॉनसन ने कहा है, जॉनसन ये प्रसिद्ध लेखक है और उन्होंने कहा है कि वे कहते हैं पोएट्री इज द आर्ट ऑफ हंटिंग प्लेजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन। यानी कविता सत्य और आनंद के मिश्रण की कला है, जिसमें सत्य की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर जॉनसन ने सत्य, आनंद, कल्पना, रमणीयता, रोचकता आदि बातों की ओर ध्यान देने आकर्षित कर दिया है। तो यानी सत्य कैसे हो सकता है, जो काव्य में लिखा है वह तो भविष्य को देखकर नहीं करते हैं, यानी जो साहित्य लिखते हैं वह वास्तव होता है, उसी समय का चित्रण होता है। भविष्य में ऐसा होगा ये कहकर तो लिखा नहीं जाता,
कभी कभी वह कृति भविष्य के लिए मार्गदर्शक जरूर बन सकती है, लेकिन भविष्य के लिए लिखना यह कभी भी नहीं होता है। इसी कारण सत्य घटना पर आधारित साहित्य होता है। पाश्चात्य कवि ड्राइटन कहते हैं, पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक। कविता यानी क्या है? सुस्पष्ट कविता है, यानी सुस्पष्ट संगीत है, ऐसा कहते हैं। कविता यानी सुस्पष्ट संगीत है। मनुष्य के जीवन के साथ संगीत का गहरा संबंध है। संगीत कैसा भी हो, लेकिन वह संगीत है। जैसे शूरवीरता के लिए गाने वाला गीत हो तो उसमें भी संगीत होता है, शोक संगीत होता है, आनंददायी संगीत होता है, लेकिन उसमें संगीत होता ही है। मनुष्य के जन्म से मनुष्य के अंत 9 रसों का परिपाक उसमें होता है। उसमें 9 रसों में यह संगीत उसमें होता ही रहता है। कैलरीज कहते हैं, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, यानी सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होते हैं। सर्वोत्तम शब्द ऐसा होकर उन्होंने उल्लेख कर दिया है। तो सर्वोत्तम कौन से, यानी मुख्य कौन से और गौण कौन से, यह इसमें विभाजन करना बहुत कठिन होता है। तो इसी कारण उनका निष्कर्ष करना, सर्वोत्तम शब्द का निष्कर्ष करना यानी बहुत कठिन हो जाता है। जैसे हम कहते हैं वर्णों का वर्गीकरण कर दिया है, कठोर वर्ण, ओष्ठ वर्ण, जैसे मृदु वर्ण, तो उसी तरह कठोर वर्णों का प्रयोग संगीत में नहीं किया जाता है। तो ऐसे जो है कठोर वर्णों को छोड़ देते हैं, तो साहित्य जो है या काव्य जो है मधुर हो जाता है। वर्ड्सवर्थ ने कहा है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो फीलिंग takes its origin emotion recollected in tranquility। यानी वे कहते हैं कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। यानी यहाँ जो कहा था, कई देशों में जो कवियों को, साहित्यकारों को दिन में अवलोकन के लिए कहा जाता है, रात में सोचने के लिए और प्रातः काल लिखने के लिए कहा जाता है। तो ये वर्ड्सवर्थ की परिभाषा में यही दिखाई देता है, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। यानी प्रातः काल जो होता है, ब्रह्म समय जो कहते हैं, वो शांति का समय माना जाता है और उसी समय लिखते हैं तो बहुत अच्छा वो साहित्य बन जाता है, इसे कहा जाता है। इसी कारण बहुत सारे साहित्यकार इसी समय ही लिखने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ काव्य के उद्गम का विचार हुआ है, अभिव्यक्ति का नहीं है। मनोवेग जब भाव बन जाते हैं तो कवि काव्य लिखता है, वह तथ्य या बताया जाता है। तो यह जो मनोवेगों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयत्न कर दिया है, तो अगले जो विद्वान है वह है शैली, यानी ये प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान है। वे कहते हैं, पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीनेस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीनेस्ट एंड बेस्ट माइंड। यानी यह भी उन्होंने सर्वोत्तम शब्द का प्रयोग किया है, सर्वोत्तम और सर्व सुखी। तो यह सर्वोत्तम क्षणों का लेखा कविता कहा है। तो यह सुख और उत्तमता की कसौटी निश्चित करना कठिन है। और एक दूसरी जगह उन्होंने कहा है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल सैडेस्ट थॉट। यानी हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषाद पूर्ण भाव व्यक्त करते हैं। और फिर अगले अंतिम जो विद्वान है वे कहते हैं, प्रसिद्ध नाटककार जो है वो शेक्सपियर है। तो उन्होंने कहा है कि कविता यानी कल्पना की दुहिता है, कल्पना की दुहिता मानने का प्रयत्न कर दिया है। तो ऐसे यानी सुंदर विचार, सुंदर अभिव्यक्ति, कल्पना, मनोभाव और सत्यम शिवम सुंदरम, इन
तीन तत्वों का समावेश जहाँ होता है वह काव्य होता है, और काव्य में गेयता महत्वपूर्ण मानी जाती है, और गेयता नहीं होती तो वह काव्य काव्य कहने के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो ऐसे अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से साहित्य की परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है, और सभी में हम देखते हैं कि यानी जिसमें सत्य की स्थापना, शिवत्व का अंगीकार और सुंदर रचना का विधान हो। साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा सत्यम शिवम सुंदरम इन तीन तत्वों से निश्चित की जा सकती है। तो साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम इन तीन तत्वों से समाहित होनी चाहिए, ऐसा इन्हें बहुत सारे विद्वानों का कहना है। धन्यवाद।